हम लोगों का टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कोई टॉर्क है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले तो ये कि टॉर्क जैसे हमारा डायपोल होता था, पहले हम वो देख लें कि डायपोल क्या है। डायपोल है जो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज से मिला हुआ सिस्टम होता है, जो कि स्मॉल सेपरेशन 12 पे रखा हुआ होता है। तो ये 12 पूरी लेंथ है इसकी, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और कितना लगेगा F=QE। ये फोर्स दो पर डिपेंड करता है, चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। वैसे नेगेटिव चार्ज पर भी F=QE ही फोर्स लगेगा और अपोजिट डायरेक्शन होगी, क्योंकि डायपोल की शर्त ये है कि दोनों ही चार्ज इक्वल एंड अपोजिट नेचर के होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह एक सा है, तो QE फोर्स इधर, QE फोर्स इधर, दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में है, डायरेक्शन इसकी अपोजिट है। तो अब हमने यहाँ क्या लिखा है दिखाते हैं। हमने लिखा है कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ये एक ही बार में लिख सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो। हैविंग लेंथ 12, ये सेपरेशन उनके बीच का 12 है। इस प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, सच दैट इट्स इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P मेक्स एन एंगल थीटा। इस तरह से रखा हुआ है कि इसका P वेक्टर, जो कि नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। मेक्स एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसके बाद लिखा है फुल स्टॉप के बाद अ फोर्स F=QE, एक फोर्स F=QE लग रहा है एक्स ऑन द पॉजिटिव Q इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम फोर्स एक्स ऑन माइनस Q, सेम फोर्स ही QE माइनस Q पे लग रहा है, माइनस Q चार्ज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन अपोजिट डायरेक्शन सिर्फ काफी है, या ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ा सकते हो अगर चाहो तो। बोथ फोर्सेस हैव, ये काम की बात है, बोथ फोर्सेस हैव अपोजिट डायरेक्शन एंड डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और यहाँ पे एक बात और बढ़ाई जा सकती है, और हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है। देयरफॉर दे कंस्टिट्यूट अ टॉर्क। दिस डायपोल इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये एक बात भी लिख दी, एक नंबर में अलग से पूछी गई। अब ऐसा क्यों हुआ, इस बात पे चर्चा करते हैं। तो जरा इसको अब हटा दें, नोट कर लिया है, थोड़ी जगह बना लेते हैं यहाँ पर। नोट सर हाँ बताओ। मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा था, वो देखिएगा जरा। अच्छा, ये इस वक्त सारा तामझाम फिट है, इस वक्त हम देख नहीं पाएंगे इसमें। स्क्रीनशॉट हम लेके बाद में भेज देंगे इसका, या कोई और ले लो। उसमें देखना क्या है, सारा हमने बोल दिया है, ये रिकॉर्ड पे आ चुका है। तुम 1 घंटे बाद में देख लेना इसको, अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो दोबारा देख लेना, ठीक। तो हटाते हैं इसको। अब देखो बच्चों, इसमें कहानी क्या हुई, जरा एक बात सुनो। तुम लोगों ने बचपन में, जब तुम लोग 11 में थे, तो तुमने पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम नाम की चीज होती है। इक्विलिब्रियम दो तरह के, वैसे तो कई तरह के होते थे, मगर यहाँ पे हमें 2 तरह के इस्तेमाल करना है, ठीक है। वहाँ 11 में वैसे हम लोगों ने 3 तरह के पढ़े हैं। अच्छा भाई, तो इक्विलिब्रियम देखो क्या होता है। इक्विलिब्रियम एक तो होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, एक होता है एक रोटेशनल, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। मतलब समझ लो जरा क्या, एक बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, एक फोर्स F= मान लो 5 न्यूटन इधर लगाया जा रहा है, एक फोर्स 5 न्यूटन इधर लगाया जा रहा है, 5 न्यूटन इस तरफ है, 5 न्यूटन इस तरफ है। तो इस वाले ब्लॉक का नेट फोर्स कितना है? 0। ये ब्लॉक ना इधर चल रहा है, ना इधर चल रहा है, ना ऊपर मूव कर रहा है, ना नीचे मूव कर रहा है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पर इसके पाया जा रहा है। इसका मतलब ये है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, बॉडी एक जगह से दूसरी जगह अगर पोजीशन चेंज कर लेती है तो ट्रांसलेशनल मोशन होता है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ये बॉडी पाई जा रही है। दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है, इस तरह की एक रॉड ऐसे ली जाए और इसको इस तरह से घुमाया जाए, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने 11 में ये पढ़ा था, सीसॉ होता है। सीसॉ पर अगर एक इधर फोर्स लगा दो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये फोर्स लग गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है, तो ये टॉर्क आता है क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से घुमाव आता है इधर। अगर इधर भी एक फोर्स लगा दिया जाए तो इस तरफ भी घूम सकता है। डिपेंड करेगा τ1 क्या है, τ2 क्या है। जो ज्यादा है, अगर τ1 ज्यादा है तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, अगर ये τ2 ज्यादा है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। इस तरह से होगा, जैसे ये बॉडी फिक्स कर रखी है, इधर फोर्स ज्यादा लगा दी, यूं घूम रहा है, और ऐसे ही घूम रहा है। घुमाव ही टॉर्क है, किसी एक्सिस के अबाउट बॉडी का रोटेट करना ही टॉर्क कहलाता है, टॉर्क। तो अब ये τ1 τ2 ये हमारे टॉर्क हो चुके हैं। अच्छा, ये है हमारा रोटेशनल मोशन। अब अगर हम ऐसा काम करें कि दोनों तरफ से सेम फोर्स लगा दें, तो सेम फोर्स, अगर डिस्टेंस दोनों तरफ से सेम है, एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स की, और ये भी फोर्स सेम है,
तो जितना टॉर्क आ रहा है इधर क्लॉकवाइज उतना ही टॉर्क यहाँ पर आ रहा है। तो नेट टॉर्क अगर हम देखें तो क्लॉकवाइज में से एंटी क्लॉकवाइज वाला माइनस करेंगे, नेट 0 आ जाएगा। नेट 0 का मतलब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर रहा है। रोटेट नहीं करने का मतलब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में पाया जा रहा है। अब ये बात यहाँ पर लाते हैं। अब इसमें जरा एक बात और समझ लो, क्योंकि टॉर्क वाली बात जो है हम लोग भूल भी चुके होंगे। ये तो हमने बताया इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कितने तरह के थे। अब जरा टॉर्क का मेन फंडा देखते हैं क्या है। टॉर्क होता है ये कि अगर एक बॉडी है, सपोज कर लो एक बॉडी को हमने यूं फिक्स कर दिया, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई और ये एक्सिस मतलब इसके एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट करेगी। इस तरफ हमने फोर्स लगा दिया F, ये दूरी हमारी है सपोज कर लो R डिस्टेंस है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। इसे ओपन करते हैं तो आता है RF साइन थीटा। तो R क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं तो साइन 90 होके 1 हो जाता है। तो ये R इंटू एफ तब कह सकते हो जब R जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, और अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो कोई बात नहीं, R भी लगाओगे साइन थीटा भी लगाओगे, वो खुद निकलकर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। ये कैसे आया, ये एक डेरिवेशन 11th में था, वो अभी नहीं बता सकते, मगर हाँ हमारे पास वीडियो बना हुआ है लास्ट ईयर का। अगर किसी को चाहिए हो तो हमसे रोटेशनल मोशन का हम भेज सकते हैं। अच्छा अभी ये तो हटाओ इसे। अब ये RF हमारा निकल कर आ गया। अब अगर इतना ही टॉर्क सेम डायरेक्शन में, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगा दिया जाए और डिस्टेंस भी सेम रखी जाए, तो जितना ये क्लॉकवाइज टॉर्क यहाँ पैदा हो रहा है उतना ही क्लॉकवाइज टॉर्क यहाँ पैदा होगा। और दोनों टॉर्क्स की डायरेक्शन सेम है क्लॉकवाइज, इसलिए नेट टॉर्क जो होगा वो τ1 प्लस τ2 आएगा। और τ1 हमारा निकल कर आएगा RF, दूसरा वाला भी RF आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो साइन थीटा 90 होके 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2RF आ जाएगा। जब 2RF आ गया तो ये दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो हमने R प्लस R क्या ले रखी है, 2R ले रखी है। तो टॉर्क इक्वल्स टू, अगर हम टोटल डिस्टेंस को D मान लें तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या होगा, F इंटू डी होगा। और D क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस, ये बात निकल कर आई। तो यही बात हमें यहाँ पर डायरेक्ट लगाना है। तो डायरेक्ट लगाने में बच्चे लोग क्या करते हैं, इसे याद कर लेते हैं। अगर इसको पुरानी कहानी से पूरा जोड़ लो तो तुम्हें याद कुछ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इस तरह से अगर कोई नई सिचुएशन भी दे दी जाए तब भी तुम इसको इजीली ऑपरेट कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने नॉर्मल टॉपिक पर। अब तुम देखो, अच्छा एक बात और बताते चले, यहाँ पर दोनों ये वाला इधर फोर्स लगा रहे हैं तो इसे क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये ऊपर फोर्स लगा रहे हैं ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, दोनों क्लॉकवाइज जोड़ के हमारा नेट क्लॉकवाइज आया था। अगर हम ऐसा करें कि ये फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगा दे तो क्या फर्क निकलेगा, ये तो क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है, नीचे वाला फोर्स इस तरफ घुमाव देगा यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो τ2 की डायरेक्शन बन जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। नेट टॉर्क निकालेंगे तो दोनों को हमें माइनस करना होगा, तो सेम माइनस सेम अगर करेंगे तो 2RF निकल कर नहीं आएगा, इस बार 0 निकल कर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। जब दो इक्वल टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो किसी बॉडी पर तो नेट टॉर्क उस पर 0 होता है, इसको हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जब इसकी पोजीशन चेंज होती है, क्योंकि ये तो सिर्फ यहाँ पर फिक्स है, कील ठुकी हुई है, तो इसी एक्सिस के अबाउट इधर या इधर घूम सकता है, तो सिर्फ रोटेशनल मोशन हो सकता है, इसमें ट्रांसलेशनल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये बात हो गई। एक नंबर में उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा, अगर हम इस डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब मान लो कहीं पे ज्यादा कहीं कम होगी, तो इस तरफ हम मान लेते ज्यादा है, तो F इक्वल टू Q1 E ले लिया और F इक्वल टू Q E2 हो गया। और सपोज कर लो E1 इज ग्रेटर देन E2 है, तब उस सिचुएशन में क्या निकलेगा, जिधर का ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स ज्यादा होगा, तो ये घुमाव तो उसमें पैदा हो ही रहा है, साथ साथ में इधर का फोर्स ज्यादा होने की वजह से इधर फ्लो होता है, इधर मूव करता रहेगा। ऐसा होगा जैसे पानी में रखा हुआ है और इधर मूव कर रहा है, इस तरह से होगा। तो इसका मतलब इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और ये है रखा हुआ किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसका मतलब इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम 0 रहेगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम 0 क्यों रहेगा, क्योंकि ये ना आगे की तरफ मूव करेगा ना पीछे की तरफ मूव करेगा, अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है ना। अच्छा अब जरा इसमें देखो एक और बात, क्या हुआ, क्या लिखे जा रहे हो, सारा कल भेजूंगा। क्या चीज कल भेज रहे हो भाई। अरे सर, हाँ ये
यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में ये तो यूनिफॉर्म है। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो एक फोर्स कोई ज्यादा होता इधर या इधर वाला, जिसकी वजह से ये अपनी पोजीशन छोड़कर या तो इधर की तरफ मूव करता अगर उधर वाला फोर्स ज्यादा होता, अगर ये ज्यादा होता तो इधर मूव करता, और मूव करता अगर अपनी जगह से तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होता। ठीक है, अब जरा यहाँ पर आते हैं। इस पे जब तुम्हें यहाँ पर एक प्रैक्टिकल करके देखो, मान लो एक बड़ी सी बॉडी है, ऐसे रखी हुई है, ऐसे करके यहाँ पे रखी बॉडी। चलो एक इमेजिनेशन और दे दें। यहाँ पे थ्रेड बांध के इधर की तरफ एक भाई साहब खींच रहे हैं थ्रेड बांध कर, और एक भाई साहब इधर थ्रेड बांध के खींच रहे हैं। तुम्हें पता नहीं कि कुछ देर के बाद ही सीधा हो जाएगा, ये रोटेट करता हुआ ऐसे आएगा, क्लॉकवाइज रोटेट करता हुआ, थोड़ी देर के बाद ये ऐसा हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि जब दो फोर्स जब एंटी पैरेलल लग रहे हों और उनके बीच में मतलब उनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो। देखो दो सिचुएशन होंगी। अगर यहाँ पर दोनों फोर्स ऐसे लगाए जाएं तो यहाँ पर नेट फोर्स जीरो तो है, अभी भी है, इसमें भी है, मगर यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होने की वजह से ये ना आगे बढ़ेगा ना पीछे बढ़ेगा, यानी इन दोनों ही कंडीशन में ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। मगर इस वाली बॉडी में ना ट्रांसलेशनल मोशन होगा और ना ही रोटेशनल मोशन होगा, जबकि यहाँ पर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा और रोटेशनल मोशन होगा। रोटेशनल मोशन क्या होता है? यहाँ से घूम के बॉडी ऐसी हो जाएगी। पहुंच गए क्या यहाँ तक? बोलो, इतनी बात समझ गए? सर यहाँ पर एक बार नीचे वाला बताना। नीचे वाला ये है कि जब एक ब्लॉक पर तुमने डायरेक्टली फोर्स इधर, जितना फोर्स इधर लगा रहे हो उतने उधर लगा रहे हो, तो ना ही ये इधर उधर खिसकेगा ना ही रोटेट करेगा। दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेम है। सेम लाइन पे जब दो फोर्स लगते हैं तो उनका नेट जीरो होता है, नेट फोर्स भी जीरो होता है और नेट टॉर्क भी जीरो होता है इस कंडीशन में। मगर यहाँ पर जब दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, ये फोर्स इस लाइन पे लग रहा है, ये फोर्स इस लाइन पे लग रहा है, तब यहाँ पर नेट फोर्स तो जीरो है क्योंकि डायरेक्शन फोर्स की अपोजिट है और इक्वल वैल्यू का फोर्स है, मगर नेट टॉर्क जो है वो जीरो नहीं है। टॉर्क का मतलब अभी ये घूम के ऐसे हो जाएगा। समझ पाए? तो अब जरा इस बात को, हाँ बोलो, जितना पूछना है इससे पूछो, आराम से डिस्कस करो, फिर आगे बढ़ो। घूमेगा तो उसके बाद क्या होगा? घूम जाएगा तो उसके बाद जब ये इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, रुक जाएगा ये। बस वहां से यहाँ तक का घूमना ही इसका रोटेशनल मोशन कहलाता था। स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। अभी स्ट्रेट हाँ स्ट्रेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। और जब स्ट्रेट होगा तब क्या हो जाएगी? ये सिचुएशन बन जाएगी। देखो ये फोर्स इधर लग रहा है एफ, ये फोर्स इधर लग रहा है, दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। ना टॉर्क पैदा होगा और ना ही मोशन प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी और इक्विलिब्रियम में तक ले जाना है हम लोगों को। ठीक है, बोलो। यस सर, आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब इसी को कहते हैं कपल। बच्चों एक कपल तुमने पढ़ा था 11th में कि जब दो इक्वल फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे और इस मैनर में लगे कि उन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो अगर, तब उस वाले टॉर्क को कपल कहते हैं। मतलब टॉर्क का जोड़ा है। जैसे अभी निकाला था टाउ इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2, ये टाउ 1 दे रहा होगा, ये टाउ 2 दे रहा होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो नेट टाउ इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 आ जाएगा। और इस चीज को हम कपल कहते हैं। 11th के रोटेशनल मोशन में हमने इसे पढ़ा भी था। अब आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल है वो क्या होगा? टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल इज इक्वल टू आइदर फोर्स एंड इनटू क्या है? इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अच्छा, तो आइदर ये टॉर्क का सिंबल तो हो गया टाउ और फोर्स हो गया एफ इक्वल टू क्यू ई हो गया। चलो एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखते हैं। अगले स्टेप में इसे क्यू ई लिख दिया और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी अभी बची है, इसको अभी हम निकालें। अच्छा, E1 E2 तो समझा रहे थे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह एक सी है। तो अब हमने यहाँ एफ इक्वल टू क्यू ई लिख दिया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी तरह निकालो बच्चों। तुम्हें पता है, बचपन से तुम लोग जानते हो कि डायपोल की लेंथ होती है 12। ठीक है बच्चों, साइंस का बच्चा ये बात जानता है, 12 लेंथ होती है। अरे सर तो मेरी स्क्रीन नहीं आई, मेरा नेट खत्म हो गया था। अच्छा तो कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद देख लेना, मिल जाएगा पूरा। या तो आसपास में देखो, घर पे कोई भी बैठा बातें कर रहा है उसका फोन लेके
शुरू हो जाओ थोड़ी देर के लिए, और क्या है। सर दूसरे वाले के सर स्पीड ही नहीं आ रही है बिल्कुल। अच्छा तो कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद मिल जाएगा देखने के लिए, शाम को देख लेना। ओके। जब तो सुनते रहो, सुनने में बहुत मजा आएगी। तो ये देखो 12 है, तो 12 है, थीटा एंगल है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जानते हो क्या है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये दोनों फोर्स, एक फोर्स की लाइन ये है, एक फोर्स की लाइन ये है, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। अब तुम देख रहे हो अगर ये थीटा एंगल, तो ये वाला एंगल थीटा होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो तुम जानते हो कि ये वाली साइड क्या कहलाएगी, इस थीटे के लिए ये वाली साइड क्या कहलाएगी बताओ। परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर पता करना है और हाइपोटेन्यूज पता है तुम्हें, तो इसका मतलब है तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करने जा रहे हो। तुम्हारे पास ऑप्शन है 3, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है। तो बताओ कौन सा साइन थीटा लगाने जा रहे हो। तो साइन थीटा को लगा दो बच्चे यहाँ। तो ये एक लाइन हटाते हैं, थोड़ी सी जगह बढ़ा लें बच्चों, क्योंकि जिंदगी में स्पेस बड़ा जरूरी है। देखो बच्चों साइन थीटा की वैल्यू देखो, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर जिसका नाम नहीं पता था अपॉन हाइपोटेन्यूज जिसका नाम पता है। बताओ क्या है नाम इसका, 2l। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से तुम्हारा परपेंडिकुलर निकल कर आया है 2l साइन थीटा, ये निकल कर आया। अब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह पे तुमने यहाँ लिख दिया 2l साइन थीटा, ये रख दिया। अब तुम देख रहे हो कि टॉर्क इक्वल टू क्या आया, 2 को इधर लिख लिया, q पास में लिख लिया, l पास में लिख लिया, e और यहाँ पर साइन थीटा। ये वैल्यू कुछ जानी पहचानी सी है, बचपन से जानते हैं इस वैल्यू को। बताओ p हो गई और e हो गया और साइन थीटा ये हो। बस इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो टॉर्क इक्वल्स टू p क्रॉस e लिख सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि a क्रॉस b इक्वल टू ab साइन थीटा। a क्रॉस b जो है वो होता है ab साइन थीटा। तो साइन थीटा को हटाकर तुम क्रॉस प्रोडक्ट में से डाल सकते हो। तो इस तरह से क्रॉस वेक्टर फॉर्म में हो गया, जनरल फॉर्म में हो गया। अब इसके दो एक केस देख लेते हैं बच्चों। ठीक, जब भी कोई भी रिलेशन हमारे पास साइन कॉस या टैन के फंक्शन में आ जाए तो हमें फौरन वो सारे केसेस देखना है जो बन सकते हैं, जो 20 साल से पहले से बनते चले आए 20 साल बाद तक बनते रहेंगे, वो तो फिक्स्ड है। बाकी अगर वो कंडीशनल कोई क्वेश्चन अलग बदल के बनाएगा तो हम उसे देखेंगे, मगर जो फिक्स फॉर्मेट के हैं क्वेश्चन वो तो हम देख ही लें। यानी जब थीटे की वैल्यू 0 है तो क्या हुआ, थीटे की वैल्यू 90 है तो क्या हुआ, थीटे की वैल्यू 180 है तो क्या हुआ, अलग अलग थीटों पे उसकी वैल्यू को देखकर ऑब्जर्व कर लें। और यही सारे क्वेश्चन हैं। और अभी तक के डेरिवेशन में इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आने वाला टॉपिक यही है। इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है, इसके रीजनिंग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इसके न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं। और कोई भी ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, 3-4 क्वांटिटी हैं। इसमें क्या बनेगा, p की वैल्यू ज्यादा q इंटू 2l में तोड़ देगा, टॉर्क है, q है, l है, e है, साइन थीटा है। ये कितनी क्वांटिटी हो गई, 1 2 3 4 5 क्वांटिटी हो गई। 5 क्वांटिटी में खेल है बस, खाली एक मिसिंग होकर बाकी सारी वैल्यू दी जाएंगी। तो क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है, कोई तो टाइप का क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। इससे ज्यादा क्वेश्चन तब तो पीछे वाले बन जाते थे, ठीक है, मगर यहाँ पर आसान है क्वेश्चन, मगर आते बहुत है। सबसे ज्यादा अभी तक का जितने भी टॉपिक पढ़े सबसे ज्यादा आने वाला टॉपिक यही था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं इसमें। और यहाँ तक नोट कर लो, नोट नहीं हुआ सर, आराम से नोट करो, जल्दी मत करो, आराम से नोट कर लो बच्चों। तेरी लास्ट में यार टाउ इक्वल टू p sin थीटा था, तो टाउ वेक्टर इक्वल टू वो कर दिया। क्या हुआ, लास्ट लाइन सर, लास्ट लाइन टॉर्क इक्वल्स टू p sin थीटा आ गया, 2ql की जगह बस p रख दिया है। और इसी p sin थीटा को p क्रॉस e भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं a क्रॉस b इक्वल टू ab sin थीटा होता, तो p क्रॉस e इक्वल टू p sin थीटा होगा। ठीक हो गया सर। थैंक गॉड। चलो भाई आगे चले, आगे इसमें 2-3 केस बनाओ।
जब इसमें थीटा की वैल्यू 0 थी तो क्या हुआ, देखो जरा। तो ये हटा दें, ये तो नोट हो गया है, थोड़ी अच्छी जगह ले लें। 0 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 होगी। हाँ, थीटा 0 हो जाएगा। 0 को उन्होंने बहुत पूछा मगर कुछ अलग नाम से पूछा, देखो क्या है। तो यहाँ पे आता है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में लिखेंगे सबसे पहले व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 0 को उन्होंने एक नाम दिया है और इस नाम को उन्होंने पूछा, इसे हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम है ये, ठीक है बच्चों। बताओ जरा स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है? क्योंकि टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, P sin 0 होगा। sin 0 की वैल्यू 0 हो गई। अब इसको फिगर बना के समझें कि इक्विलिब्रियम क्यों है। ये इक्विलिब्रियम इसलिए है कि जब ये टॉर्क लगता रहेगा, जैसे सपोज कर लो एक रॉड रखी हुई, एक थ्रेड बांध के इधर खींच रहे हो, एक थ्रेड बांध के इधर खींच रहे हो, तो ये अलाइंड होते होते इस तरह से मुड़ते मुड़ते सीधी हो जाएगी। जैसे ये सीधी होगी तब सीन ये बन जाएगा कि इस पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स लग रहा है F और इस नेगेटिव चार्ज पर इधर फोर्स लग रहा है F। दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेम है और इक्वल वैल्यू में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट फोर्स F नेट तो 0 है ही हर सूरत में। जब जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो F नेट 0 होगा, मींस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा। मगर इस वक्त ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब नेट टॉर्क इस पे 0 हो चुका है, और जब नेट टॉर्क 0 हो चुका है तभी इसे इक्विलिब्रियम कहा गया। कौन से इक्विलिब्रियम की बात कही इन्होंने? इसमें यहाँ पर इन्होंने रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात कही है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में दूसरा केस देखो बच्चों, उसमें यानी अब ये कहीं नहीं जाने वाला, ये इसकी स्टेबल फॉर्म है, यहाँ पे ये रुक जाएगा। अब अगर दूसरी कंडीशन देखें कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, देखो जब इस थीटा की वैल्यू 90 हो तो क्या होगा, तब इस वाली कंडीशन में डायपोल को इस तरह से रखा हुआ एज्यूम कर सकते हो। ये देखो P है इधर और E है इधर, इन लोगों के बीच में ये थीटा 90 है। इस केस में देखो P भी इधर है और E भी इधर ही है, तो इस केस में थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है। अब यहाँ पर तुम देखो टॉर्क जो निकल कर आ रहा है वो PE sin 90 आ रहा है। sin 90 की वैल्यू क्या हो रही है, 1। तो टॉर्क इक्वल टू बनना है PE, जो कि मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है। मैक्सिमम टॉर्क कितने एंगल पे होता है, 90 डिग्री पे होता है मैक्सिमम। और क्यों होता है 90 डिग्री पे, बताओ जरा। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है मैक्सिमम, जबकि टेन थीटा की वैल्यू 1 नहीं होती। टेन थीटा तो इनफाइनाइट तक पहुंच जाता है 90 डिग्री पर, ठीक है, मगर साइन की वैल्यू मैक्सिमम होने की वजह से ये हो गया। अब ये भी केस बहुत पूछा जाता है, टॉर्क मैक्सिमम। कभी कभी छोटा सा न्यूमेरिकल बना देते हैं, मैक्सिमम टॉर्क इतना है और डायपोल मोमेंट इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो कोई दमदार बात नहीं है, मगर जिसको पूरी बात पता है उसके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, और जो उसको रटता है उसके लिए थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन हो सकते हैं। अब जरा दूसरा देखो, थर्ड केस आ रहा है, केस थर्ड में कहा गया व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री में इसे एक अलग नाम दिया गया और इसे हम लोग कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये सेकंड वाले को क्या कहते हैं? सेकंड वाले को क्या कहते हैं? सेकंड वाले को कुछ नहीं, मैक्सिमम टॉर्क बस कहा जाता है। टॉर्क मैक्सिमम, कोई इक्विलिब्रियम नहीं, क्योंकि इस टाइम मोशन हो रहा होगा, मैक्सिमम टॉर्क लग रहा होगा। इक्विलिब्रियम तभी होता है जब टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाए। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, PE sin 180। sin 180 की वैल्यू बताओ कोई कितनी हुई, sin 180 की वैल्यू हुई -1, बिल्कुल नहीं, sin 180 0 होता है, तो टॉर्क भी इसमें 0 होगा। ठीक, अब एक सवाल उठा यहाँ पर, टॉर्क वहां पे भी 0, टॉर्क यहाँ पे भी 0, मगर इसको हमने कहा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, उस वाले को कहा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बात भी कई बार पूछी गई है। अब जरा ऐसे सोचो, अगर कुछ माइंड में तुम्हें आंसर आ रहा हो तो बताओ। क्या सर? भाई टॉर्क तो पहले केस में भी 0 है, थर्ड केस में भी 0 है, मगर इनके नाम दोनों डिफरेंट क्यों रख दिए? एक को स्टेबल, एक को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कह दिया गया? ये बात है, वो 180 डिग्री है और ये 0 डिग्री में, इसका सर वो उस तरफ लगेगा ना, एंगल 180 है। तो देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम ये होता है, पहले तो तुम अपने इक्विलिब्रियम को, पुराने वाले इक्विलिब्रियम को देखो जरा, स्टेबल अनस्टेबल में तुम्हें बताएं क्या है।
देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम ये ऐसा है कि अगर इस वक्त तुमने डायपोल को इधर खिसका दो या इधर खिसका दो तो ये घूम के फिर वापस इसी स्टेज में आ जाएगा, इसी स्टेट में फिर से वापस आ जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम है। जैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम एक 11th में हम लोग पढ़ते थे, एग्जाम्पल तुम्हें दिखा दें, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक बाउल है, यहाँ पे बॉल को रख के छोड़ दिया, अभी इस तरह से जाएगी जाएगी जाएगी, फाइनली यहाँ रुक जाएगी। ये इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त मिनिमम है, सबसे ज्यादा स्टेबल पूरे फिगर में यहीं पे होगा, कहीं पे भी छोड़ो यहीं आ जाएगी। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये होती है कि अगर इस तरह से हम लोग पढ़ते थे, यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है, अगर इस वक्त इक्विलिब्रियम में तो है मगर अनस्टेबल इसलिए कि जरा सा डिस्प्लेस करोगे तो इस पोजीशन पे नहीं आएगी, वो लुढ़क के जाकर यहाँ पे पहुंच जाएगी, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस वाली पोजीशन से हम जरा सा भी डायपोल को डिस्प्लेस कर देते हैं तो थोड़ी देर के बाद फिर इसी स्टेज में आ जाएगा। मगर यहाँ पर इस वक्त नेट टॉर्क 0 तो है, क्योंकि इधर एक फोर्स लग रहा है F, एक इधर फोर्स लग रहा है F, दोनों फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहा है, नेट फोर्स 0 हो गया। मगर अगर इसको जरा सा डिस्प्लेस करा, इसको इधर खींच दें या इधर डिस्प्लेस कर दें तो ये अपनी जगह पर वापस आने के बजाय पूरा घूमकर यूं करके उस वाली पोजीशन में आ जाता है। अगर इसको डिस्प्लेस करें तो ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है, और इसको अगर जरा सा भी डिस्प्लेस करा जाए तो इस स्टेज में वापस ना आकर इस वाली फॉर्म में वापस आ जाता है। इसलिए ये वाली फॉर्म इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। ठीक है। और फोर्स इनके आपस में कैसे लग रहा है? फोर्स देखो, पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। बोलो, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, नेगेटिव पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। दोनों फोर्स इक्वल वैल्यू में है, डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 0 पे लाएंगे वो। अब इसके थोड़े से 2 क्वेश्चन कर लें पहले और फिर प्रॉपर्टीज लिखेंगे लाइन की। अभी ताज़ा बात है तो क्वेश्चन में तुम्हारी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, सारे क्वेश्चन कर डालो इसके। 2-3 नॉर्मल पहले क्वेश्चन कर लो, फिर जितने बोर्ड में आए आज तक सभी कर डालो, खत्म करो इस टॉपिक को, हमेशा के लिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज वगैरह आएंगी। छोटा सा टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज, वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनमें बनाना है। रीजनिंग क्वेश्चन 1-1 नंबर के बनते हैं, अच्छे बनते हैं क्वेश्चन, मतलब कोई दमदार टॉपिक नहीं। इसमें तो इतनी लंबी चौड़ी बात भी थी थोड़ी सी, अब तो एक लाइन की बातें आ रही है। तो जरा इसके 2-4 क्वेश्चन कर लो, लिखो बच्चों। तो पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि हटाया, ये हटा देते हैं। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे इस चैप्टर का आगे चैप्टर में काम आएगा क्या? क्या चीज? ये चैप्टर आगे वाले चैप्टर में काम आएगा? नहीं, ये टॉपिक नहीं काम में आएगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो काम में आएगी आगे। मगर डायपोल वाली बात यहीं आकर यहीं से खत्म हो जाएगी। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था उससे एसोसिएटेड बातें ध्यान रखना। बस इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या है और किस डायरेक्शन में है, यूनिट क्या है, किस तरह की होती है, वो ये बस काम में आएगा अगले टॉपिक में। और बाई चांस अगर ये भी नहीं आया तो कोई परेशान ना हो, हमने इतना ज्यादा सब इफर्ट करके इसीलिए सारे वीडियो रिकॉर्ड करे हुए हैं, ताकि हमें ये सबसे बड़ी परेशानी थी जब से पढ़ा रहे थे हम कि बच्चों की चेन ब्रेक हो जाती है पढ़ाई की। तो उसके लिए हमने पूरा ये सिस्टम दे दिया है कि सारे लोग किसी दिन का छूटा हुआ पढ़ें। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर से कंसल्ट करो। उस दिन के वीडियो में या वीडियो नंबर इसमें इस 20 मिनट होकर 25 सेकेंड पर ये बात क्या थी, ये बात समझ में नहीं आई, ऐसे करके पूछ सकते हो। मगर बेवजह नहीं, पहले को समझ लोगे, अगर नहीं आ रही तो हम आसानी से आइडेंटिफाई करके बता देंगे। वैसे इसको देखोगे तो हमने बिल्कुल 0 लेवल से समझा रहे हैं, बहुत आसानी से आ जाएगा। तो भाई पहला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, कैलकुलेट टॉर्क। कैलकुलेट सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? हां, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? समझ नहीं आते, तेज बोलो जरा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? नेक्स्ट चैप्टर भी गॉस थ्योरम आएगा, मगर अभी पहले ये निपटा दें। अभी इसको तो 0 जो चल रहा है, कैलकुलेट टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल जैसे हम लोगों की एक गलत आदत पता क्या होती है, हम लोग जहाँ पे होते हैं वहां पे सही रहना नहीं चाहते। हम लोग ये चाहते हैं यहाँ से अलग हट के जाएं, और जिन जिन लोगों के अंदर यहाँ अच्छा ना लिखकर उनको वहाँ अच्छा लगता है, वो हमेशा जिंदगी में परेशान रहते हैं। आज वो यहाँ है तो यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है, कल वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ वाला चीज जो है यहाँ बन चुका होगा, फिर उन्हें वहाँ नहीं अच्छा दिखाई लगेगा। जैसे 11 में थे तो हम लोगों को लग रहा था जल्दी हम 12th में आ जाए,
अब 12 में जब टॉपिक चल रहा है तो उसको खूब अच्छी तरह से जी लो, क्योंकि दोबारा यहाँ टीचर नहीं लौटेगा फिर जल्दी से। तो इसलिए तुम्हें मैक्सिमम रोककर चीज़ों को प्यूरिफाई करना होता है। हम लोग चाहते हैं बस थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के जल्दी जल्दी भागते रहे, और भागना अच्छा नहीं, जो चीज़ें हैं अच्छी तरह से आना चाहिए। कैलकुलेट टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 20 न्यूटन 20 कूलॉम मीटर, ये कूलॉम मीटर। प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन सच अ वे that its dipole moment makes an angle 30 degree with the field of strength 50 Newton per coulomb. Find torque acting on the dipole. Second part है calculate maximum torque acting on it। मैक्सिमम टॉर्क इस पे जो लग रहा है वो हमें निकालना है। तो बताओ मैक्सिमम टॉर्क कितना लग रहा है, ये हमें चाहिए। चलो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या करोगे, सबसे पहले इस तरह की सिचुएशन का फिगर बनाया करो। जो भी कहानी समझी उसको इमेजिन करो कि किस तरह की सिचुएशन रही होगी। इस तरह की सिचुएशन होगी कि ये है डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा यूनिफॉर्म, इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट P उन्होंने हमें दे रखा है, P की वैल्यू 20 कूलॉम मीटर है। डैश लगा दे रहे हैं। ये स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी है क्या सर? ये है क्या चीज सर? ये स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ है, कहाँ गया स्ट्रेंथ? फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ये 50 न्यूटन पर कूलॉम। तो डाइपोल मोमेंट हमें दे रखा है 20, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें दे रखी है बच्चों 50 न्यूटन पर कूलॉम, एंगल हमें दे रखा है 30। तो बस टॉर्क निकाल दो। अब क्या है, कुछ भी नहीं, निकालो जरा। देखो टॉर्क की वैल्यू क्या आई, टॉर्क इक्वल्स टू P sin थीटा। P भी पता है तुम्हें, E भी पता है, sin थीटा भी पता है। फिर तुम्हें निकालना है इसमें मैक्सिमम टॉर्क क्या है, तो मैक्सिमम टॉर्क भी निकाल दो। पहले ये टॉर्क आ जाए फिर मैक्सिमम टॉर्क निकालना। sin 30 हाफ होता है ना सर? है कितना है, क्या चीज? sin 30 हाफ होता है ना? sin 30 हाफ होता है। 500 आ रही है। कितना है? 500। अच्छा सर आ रहा 1000। ये सिर्फ 500 है। 500 to 1000। 500 ये ठीक है। 500 sin 30। सर दूसरा 1000 आ रहा है। अच्छा दूसरा आ रहा 1000, sin 30 हाफ हो गया, ठीक है। 500 क्या हुआ, यूनिट बताओ। दूसरा 1000 आ रहा है। यूनिट क्या है, 1000 आ रही है। टॉर्क की यूनिट पता लग गई क्या है बच्चों? न्यूटन मीटर। टॉर्क इक्वल टू F × R होता है। F न्यूटन हो गया, मीटर हो गया, न्यूटन मीटर। अब मैक्सिमम टॉर्क के लिए हमें क्या करना है, टॉर्क इक्वल टू RF sin 90। sin 90 1 हो चुका है, RF रखना है। अरे यार ये नहीं, क्या रखने लगे, RF थोड़ी, P sin 90। P की वैल्यू तुमने देखी है अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा है 50,000 न्यूटन मीटर। सर क्वेश्चन इतने इजी आएंगे क्या?
हाँ यही क्वेश्चन है टॉर्क के। अब हम अगला तुम्हें बोर्ड का क्वेश्चन दिखाते हैं टॉर्क का, ठीक है? बोलो बोर्ड की बताएं कौन कौन से आए कब कब। देखो कभी भी कोई चीज दुनिया में हमेशा एक सी नहीं रहती, ये हमेशा जिंदगी का फंडा है। तुम चाहो जिंदगी में सब इजी रहे, नहीं है, सब मुश्किल रहे, नहीं है, सब मिला जुला संगम होता है। कभी कोई चीज़ मुश्किल होगी, कोई नॉर्मल होगी, कुछ इजी होगी, कब कुछ बहुत ही मुश्किल होगी, कुछ बहुत ही इजी होगी। इसी को लाइफ कहते हैं और यही हर सब्जेक्ट में एक रिदम रहती है। कोई टॉपिक आएगा जो तुम्हें अपने हिसाब से इजी लग रहा होगा, दूसरे को मुश्किल लग रहा होगा। तो ये जिंदगी में ये मत समझो कि कोई भी चीज़ एक सी रहती है, यूनिफॉर्म दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें नॉन यूनिफॉर्म है। चलो बच्चों अगला दिखाते हैं तुम्हें कि बोर्ड में उन लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। तो एक दो क्वेश्चन तुम्हें दिखाते हैं, नोट करो जरा बच्चों। तो लिखो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर of an electric dipole of length 2 centimeter when placed with its axis making an angle 60 degree with the field experiences a torque। सर फील्ड की बात क्या है? किसके बाद 60 डिग्री with the field experiences a torque 4√3 न्यूटन मीटर। ठीक, अच्छा न्यूटन मीटर। कैलकुलेट, हाँ कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। अरे यार तो पोटेंशियल एनर्जी का आ गया क्वेश्चन। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। कोई बात नहीं, तुम लोग एक महान लोग हो, तुम पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो दुनिया में। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना थी। तो देखो जरा क्या है, एंड कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, पोटेंशियल एनर्जी तो निकल ही जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी अगले टॉपिक का आ गया, और ये है हमारा क्या था बच्चों इसमें। देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, इस फिगर में पिक्चराइज करो बच्चों। पी है तुम्हारे पास, बताओ इलेक्ट्रिक नहीं है सर, नहीं है। पी है कहाँ दिया है सर? क्या लास्ट में नहीं लिखा था? अच्छा पोटेंशियल एनर्जी के बाद में एक और बात भी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इफ इट हैज चार्ज प्लस माइनस 8 नैनो कूलम, नहीं 8 नहीं 4 है या 8 है, चलो 8 ही लिख लो। 8 नैनो। वैसे नैनो की वो बता दीजिए। नैनो का मतलब है 10 की पावर -9, और पिको अगर कभी मिल जाए तो 10 की पावर -12, और माइक्रो तो अपना -6 है। यही तीनों इस्तेमाल। 10 की पावर -9। हाँ। तो अब तुम देखो बच्चों यहाँ पर, यहाँ सबसे पहले तुम्हें इस वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रखा है, तो निकालो जरा इलेक्ट्रिक फील्ड। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे? बिल्कुल चेंज करेंगे, ऐसा ही सिस्टम में ही चलना है हमें, हमेशा ऐसा ही सिस्टम में चलना है। टॉर्क इक्वल्स टू हमें रखना था PE sin थीटा। अच्छा P की जगह रखना था Q × 2L, E रखना है sin थीटा। यहाँ से तुम्हें E की वैल्यू जो है वो निकाल लेना थी, सारी यूनिट्स ऐसा ही सिस्टम में रखते हुए। फिर पोटेंशियल एनर्जी की बात है, अगला टॉपिक है, मगर कुछ नहीं, थोड़ी सी बात बता दे रहे हैं। ये U = -PE cos थीटा रहता है, जो यहाँ से E निकल रहा है वो यहाँ लगा देते हैं बस। 16 × 10 की पावर -7 आ रही है सर। 60 × 10 की पावर -7 तुम्हारा आंसर लॉक कर दिया गया। और कोई भी बोलो। अरे P की आ रही है सर, वैल्यू P की। अच्छा P की है यार, P की नहीं चाहिए हमें, E निकाल के बताओ। P का क्या कर, P तो बीच में जरूरत पड़ी जाएगी।
सर पोटेंशियल एनर्जी -4 आ रही है। हाँ मैं क्या बोले? हाँ मैं बताओ। सर -4 आ रही है पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी आई है -4। अच्छा ई कितना आया? सर ई आई 10⁻11/4। अरे बड़ा खतरनाक ही आया। 5 × 10⁻8 आ रहा है तो सर 5 × 10⁻8 -8 क्यों -8 नहीं? माइनस नहीं प्लस में आएगा +8। ई निकालने के लिए देखो, ई निकालने के लिए तुम्हें चाहिए है टॉर्क अपान Q × 2L और साइन कितना चाहिए था? साइन एंगल कितना था? 60। हाँ साइन 60 था। टॉर्क की वैल्यू दे रखी थी तुम्हें 8√3 में सब स्टैंडर्ड यूनिट में था, न्यूटन मीटर में था, कुछ और था चक्कर? अरे सर 8 में था क्या वो? सर 4√3 थी। 4√3 थी। अच्छा चार्ज था तुम्हारा 4 माइक्रोकूलम, 4 × 10⁻6 हो गया। और इनके बीच की सेपरेशन कितने सेंटीमीटर दे रखी थी? सर नैनो कूलम था सर। अरे नैनो कूलम था 10⁻⁹ नैनो कूलम था। और 2L कितना था? डिस्टेंस कितनी दूरी थी उनकी? सर 2 × 10⁻2 लगाएंगे, सेंटीमीटर में दे रखा था 2 सेंटीमीटर। लेंथ थी उसकी, लेंथ कितनी 2 सेंटीमीटर थी या 4 थी? सर 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ठीक है। 2 सेंटीमीटर को मीटर बना दिया। साइन 60 हो गया, √3/2 हो गया। चलो सर 2 से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे हैं? सर 2 से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। 2L था ना, तो 2 से भी तो नहीं, वो बात एक ही तो 2L तो पूरी लेंथ होती है ना डायपोल की। डायपोल की पूरी लेंथ 2L होती है। वही 2L उन्होंने दे रखा था 2 सेंटीमीटर की दूर प्लेस है, तो ये 2 नहीं लगाएंगे। 2L इटसेल्फ 2 सेंटीमीटर है। अरे बात आंसर तो निकालने कितना आ रहा है? हाँ तो निकालो। √3 से √3 उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया, 4 से 4 उड़ गया। अरे तो बचा क्या? 10 की पावर यहाँ पे 11 के ऊपर आ रहा है, तो 10 × 10⁻10 आ गया पॉजिटिव। सर आपको तो अलग ही आ रहा है ये। अच्छा क्यों भाई, हमारा क्यों अलग आने लग गया? चलिए आपका ये P कितना आ रहा है? आएगी पोटेंशियल एनर्जी। सर -8 आएगी पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा तो अरे सर अरे इस वैल्यू में बताओ, आया। इस वाली बात में क्या नहीं समझ आ रहा है? अरे सर P कितना आया वो बताइए आप। P देखो यहाँ अलग से देखो, P = Q × 2L। 2L जरा समझ लो, 2L क्या होता है? दोनों प्लस माइनस चार्ज के बीच की पूरी दूरी को 2L कहते हैं। और वो क्वेश्चन में उन्होंने 2 सेंटीमीटर का 2 × 10⁻−2 हो गया 2L। एक चार्ज बताया 4 है, नैनो है, -9 कर दिया। पूरी 2L 2 सेंटीमीटर हुई। सेंटीमीटर को मीटर बनाने में 2 लग गया, तो ये तुम्हारा आया 8 × 10⁻−11 आ गया। ये आया P आ कितना गया आया? 8 × 10⁻11। ये क्या है? 16 आया ना। ये तुम ये वाला 2 से क्यों करे जा रहे हो? ये वाला 2 की जरूरत नहीं रहती है। देखो 2 चार्ज है, समझो जरा। जैसे एक क्वेश्चन दिया है कि 2 चार्ज हैं, एक 4 माइक्रोकूलम है, सपोज कर लो, एक -4 माइक्रोकूलम है ये, और उन्होंने कहा वो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो अब इसका अगर हम P निकालेंगे तो एक तो हमें Q चाहिए, कोई ये ले लिया, Q ले लिया, और जो 2L है वो पूरी दूरी है 3 सेंटीमीटर, अपने आप में 2L है, डबल नहीं करेंगे। अरे हाँ अब यहाँ 3 सेंटीमीटर बस रख देंगे खाली, ये निकल आएगा P। सर हाँ बोलो। ये Q की वैल्यू 8 है। Q की वैल्यू 8 दे रखी थी। अच्छा तो तुमने 8 के हिसाब से निकाला होगा, इन्होंने कहा 4 है, 4 के हिसाब से निकाला। Q की वैल्यू 8 है सर। अगर Q की वैल्यू 8 है तो यहाँ 8 रख दो, 8 रख दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 से 2 चला गया, 4 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब यहाँ पर आ जाएगा 0.5 × 10⁻11 ये आ जाएगा। ये आ रहा है, जिसे हम 5 × 10⁻10 भी कह सकते हैं। सही है तुम्हारा 8 के हिसाब से, इनका 4 के हिसाब से। दोनों ही क्वेश्चन थे, एक 4 के हिसाब से आ चुका है, 4 रूट कितना था 4 माइक्रोकूलम, 8 के हिसाब से भी है। सारे सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जरा सी बात बदलते हैं, वो जरा सी बात चेंज करते हैं। अरे आगे ये सब लोगों को समझ में आ गया बच्चों? कोई रह तो नहीं गया? ठीक है, तो बच्चों आज का बुलेटिन ये तक रखें, कल इसके और भी क्वेश्चन लेके फिर अगले टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। ठीक।